अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को तारीखी इंतखाबात होने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो कई हफ्तों से वहां इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। वफाकी वुज़रा मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, मशीर जुल्फी बुखारी और मरियम नवाज भी मैदान में उतर आए हैं। वो जो वादे कर रहे हैं, क्या इसको पूरा कर सकेंगे? क्योंकि अगर जीत भी गए तो वहां असेंबली मुकामी मसाइल को हल करने के लिए कोई कानून साजी नहीं कर सकती जब तक वफाक में मुतल्लिका वजारत इसकी मंजूरी ना दे। पर नाजरीन, इससे पहले कि हम गिलगित बल्तिस्तान का रुख करें, आपकी तवज्जो एक हौलनाक वाक़े की तरफ कराना चाहते हैं। मोटरवे गैंग रेप के बाद फैसलाबाद गैंग रेप, 2 बहनें जिनकी उम्रें 14 और 17 साल हैं। इस वाक़े को मीडिया की वो तवज्जो नहीं मिल सकी जो मोटरवे गैंग रेप को मिली, पर मोटरवे केस की तरह ही यहाँ भी कसूरवार लड़कियों को ही ठहराया जा रहा है और पुलिस ने तमाम मुल्ज़मान को अबूरी जमानत दे दी है, जबकि गैंग रेप के जुर्म में सजा नहीं होती, बल्कि गैंग रेप के जुर्म में अबूरी जमानत जो है वो नहीं होती। नाजरीन, ये जो पूरी रिपोर्ट है ये एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म voicepk.net ने की। उन्होंने क्या रिपोर्ट की, आइए आपको दिखाते हैं। नाकिस है या वो खुद मुलव्विस है? इन मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है। हमने बड़ी कोशिश की कि फैसलाबाद की पुलिस से हम राब्ता करें ताकि उनका भी मौकफ आए, मगर उन्होंने इस मामले के ऊपर बात करने से इनकार कर दिया। अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, voicepk.net के एक अहम रिपोर्टर हैं और उन्होंने ही इस मामले की जांच पड़ताल की। शाजिया हमारे साथ मौजूद हैं, जो 17 साल की लड़की हैं और मुतासरा लड़की हैं। उनको हमने नाम शाजिया दिया है ताकि उनकी आइडेंटिटी को हम प्रोटेक्ट कर सकें। सबसे पहले शाजिया, आपकी जानिब आऊंगी। जिन जिन लोगों को आपने नामजद किया अपने FIR में, उनमें से कोई भी इस वक्त पुलिस की हिरासत में नहीं है? अस्सलामुअलैकुम मैम। जी शाजिया, अपनी बात करिए। मैम, उनमें से कोई भी नहीं इस टाइम पुलिस की हिरासत में। ठीक। अहमद, आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि आपने इस मामलात की तहकीकात की हैं। जो भी मुल्ज़िमान हैं और FIR में उनके नाम दर्ज हैं, क्या वो सारे अबूरी जमानत पर है? नहीं, इनमें से सारे लोग पूरी जमानत पे नहीं है इस टाइम। इनमें से जो वो लोग जो जिन्होंने अबैटमेंट की इस सारे फेल में और सारे हम कह सकते हैं सारे वकूए में, जिनके नाम सफिया बीबी, राबिया बीबी, हबीबुल्लाह और फैसल, ये 4 वो लोग हैं जो कि 12 नवंबर यानी कि कल की दिन तक अबूरी जमानत पे है। जबकि वो मुल्ज़िमान जिन्होंने जिनसी ज्यादती की, जिन्होंने रेप किया, गैंग रेप का निशाना बनाया इन दोनों लड़कियों को, इन दोनों बच्चियों को, जिनके नाम अली रजा, दानिश, सलमान, अदनान और 2-3 और लोग हैं, वो ना अबूरी जमानत पे हैं, ना पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। वो हम उन्हें ये कह सकते हैं कि वो फिलहाल पुलिस से भागे हुए हैं और बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार करने के लिए कोई खुसूसी तगो-दौ भी नहीं की फिलहाल। अच्छा मुसर्रत साहिबा, आपने अहमद की बात सुन ली है कि पुलिस ने कोई तबो-दौ नहीं की, यहाँ तक कि जो रजिस्ट्रेशन है FIR की वो 10 दिन तक उसको डिले करते रहे। पुलिस की कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़े, बहुत शुक्रिया। आपने ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जिसके ऊपर आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। ये थोड़ा सा ऑडियो का इशू है, प्लीज इसको ठीक करें। मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही है। जी, इस ऑडियो के इशू को जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑडियो को हम ठीक करते हैं, वक्फा लेते हैं, वक्फे के दौरान ऑडियो भी ठीक करते हैं और आपका जो जवाब है वो सब सुनने को परेशान है। खासतौर पे ये जो 2 बच्चियां हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है और आज वो दस्तक दे रही हैं इंसाफ की हुकूमत के दरवाजे पर, वो भी आपसे जवाब लेना चाहेंगी। ये सब कुछ वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, स्पॉटलाइट है फैसलाबाद गैंग रेप के ऊपर, जहां एक 17 साल और 14 साल की बच्चियों के साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती हुई और फिर पुलिस उनको हिरासा करी है, अबूरी जमानत दे दी गई है गैंग रेपिस्ट को और जो मरकजी मुल्ज़िमान हैं उनको हिरासत में भी लिया नहीं गया। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आप क्या कहेंगी और आपकी हुकूमत जो है वो किस किस्म का एक्शन लेगी ये फैसलाबाद केस के अंदर?
देखिए मुनीजे, अभी जितने हकाइक मेरे सामने आए हैं, जब मुझे ये आपने प्रोग्राम का टॉपिक बताया तो उस वक्त से मैंने अभी तक जो सारे हकाइक मेरे सामने आए हैं वो मैं आपके सामने भी, मीडिया के सामने और अवाम के सामने जरूर लाना चाहूंगी। एक तो ये कि वकास जो एक शख्स है जो नॉमिनेटेड है इसके अंदर FIR के अंदर, वो बिल्कुल अरेस्टेड है, वो पुलिस की कस्टडी में है। बाकी आपको पता है कि जमानत देना भारत पुलिस का काम नहीं है, तो माशाल्लाह लॉयर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी मतलब अगर प्री अरेस्ट बेल हो जाती है तो फिर उसमें पुलिस कांट डू एनीथिंग। अब कल इंशाल्लाह इनकी जमानत कैंसिल होती है तो फिर, और जो बाकी लोग जो मफरूर हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। माफ मुसरत साहिबा, पुलिस ने जो FIR भी दर्ज की है वो भी 10 दिन के बाद की है, इसकी क्या वजह है? जबकि ये लड़कियां जाती रही और कहती रही, इनके वालिद भी जाते रहे कि हमारी FIR रजिस्टर कर लें। इसके अंदर मैं चाहूंगी कि अहमद सईद जिन्होंने इस मामले की तहकीकात की है वो आपको बताएं कि इसके अंदर पुलिस का रोल क्या रहा है। अहमद जी, इसमें पुलिस का रोल हमें वही जो हम कहते हैं एक रवायती सुस्ती जो नजर आई, लेकिन इससे बढ़ के जो गैंग रेप के हवाले से जो एक आमूमी रवैया होता है पुलिस का, जिसमें विक्टिम ब्लेमिंग जो हम देखते हैं बहुत कलीदी अंसर होता है, वो काफी हौलनाक तरीके से नजर आई है। क्योंकि ये लड़कियां जब इनके मुताबिक जब ये पुलिस के पास गई तो पुलिस ने तब भी इनको ये कहा कि आप तो अपनी मर्जी से गई हैं। हद तक एक DSP ने तुमको यहां तक कहा कि मुझे जिस दिन ये पता चल गया कि तुम अपनी मर्जी से गई हो तो मैं तुम्हें उन्हीं बंदों के साथ जेल में बंद कर दूंगा। और पुलिस से जब हमने इस हवाले से पूछा तो उनका भी कुछ इसी तरह का, जो SHO साहब है उनका भी तकरीबन इसी तरह से रद्द-ए-अमल था। इसके अलावा जो 10 दिन का डिले है वो भी पुलिस ने कहती है कि हम उस वक्त तक नहीं पर्चा काटेंगे जब तक आप मेडिकल टेस्ट नहीं करेंगे। तो रेप के केसेस में इतना बड़ा डिले, आपको यकीनी में से ज्यादा बेहतर पता होगा कि वो सारा एविडेंस जो है वो तबाह हो सकते हैं उस अरसे में। और इस केस में उन्होंने 10 से 12 दिन का एक डिले रखा है। फिर जब पुलिस और जब इनको पता चला कि इन्होंने कोर्ट से अपना मेडिकल टेस्ट करवा के रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने उनका मुकदमा दर्ज किया। तो पुलिस का रोल हमें वही नजर आता है जो एक आमतौर पे एक रवायती उसमें आता है। जब तक कि पुलिस को एक पुश नहीं मिलेगा, जब तक ये केस उस तरह से हाईलाइट नहीं हो रहा, अब आहिस्ता आहिस्ता हाईलाइट होना शुरू हुआ है, तो हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में पुलिस इसके हवाले से उनके रियल कल्प्रिट्स को, मगर इसके ऊपर जो अफसोसनाक बात है और जिसके ऊपर बड़ी तशवीश है मुसरत साहिबा, वो ये है कि पुलिस का ये कह देना और एक DSP का ये कहना कि जी अगर आप झूठ बोल रही हैं, फिर ये भी कहा गया इन लड़कियों को, चूंकि इनकी फिल्में भी बनाई गई थी, कि वो फिल्में हमें दें, जबकि उन्होंने ये बताया था पुलिस को जो फिल्में हैं उसके खिलाफ हम FIR दर्ज करने आए हैं, वो फिल्में जो हैं वो मुल्जिमान की मोबाइल फोन के अंदर हैं। क्या वजह है कि उन मुल्जिमान के मोबाइल फोन को भी कब्जे में नहीं लिया गया? मुझे आप अगर मुझे 5 मिनट्स दे देना तो जो चीज मेरे तक आई है ना वो अगर मैं आपसे डिस्कस कर लूं तो फिर हम किसी रिजल्ट पे पहुंच जरूर बताइए। देखें जी मुनीजे, सिर्फ इतनी सी बात है कि देखें इन बच्चियों के साथ जुल्म हुआ है, इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, ये मैं ऑनर आपके प्रोग्राम में वादा करती हूँ। जी साहब, मैं खुद और CPO साहब, हम खुद इसकी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, इसमें मैं खुद इसमें अपनी तवज्जो अभी आपके सामने मैं ये प्रॉमिस कर रही हूं कि वो होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये देखें, जहां पे इस सारे ये जो अभी सारा जो हम बात कर रहे हैं ना, ये जो अभी का बयानिया इस प्रोग्राम का, इसका इससे ये जाहिर हो रहा है कि जैसे खुदा ना खास्ता पुलिस का है। नहीं, जो मेरे तक चीजें सामने आई हैं फिर इसको डबल चेक भी किया जाएगा। और मैं ये चाहूंगी कि अगर आप इस केस को लेके आगे चलना चाहती हैं तो आपको फिर दोनों साइडों को सुन के जरूर अपना जो दोनों साइडों को सुनना आगे लाना चाहिए। ये तो सवाल जो दो चीजें हैं साहिबा कि 10 दिन तक FIR डिले हुई, ये तो एक फैक्ट है ना, आप इसको जिस मर्जी तरह से देखें। फिर दूसरी तरफ जो मरकजी मुल्जिमान है उनको इस वक्त हिरासत में नहीं लिया गया। नाउ दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द केस, आप इसके ऊपर राय नहीं बना सकते, ये तो हकायक हैं। देखिए मुनीजे, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि सबसे पहले तो देखें ये 42 डेज के बाद इन्होंने पुलिस से रुजू किया। पुलिस ने देखें जो बेसिक तो कोई भी ये बहुत बड़ी एक एलिगेशन है तो विदाउट यानी कि बेसिक उसकी चीजें हैं उसको पूरा किए बगैर FIR रजिस्टर नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने फिर उसी वक्त की जब इन्होंने मेडिकल प्रोवाइड किया। आपको पता है मेडिकल के बगैर यू आर अ लॉयर, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि पॉसिबल नहीं होता कि आप गैंग रेप की FIR दे दें। एक चीज, दूसरी चीज देखें इसमें 2-3 ऐसी चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आई हैं और उनको आगे री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। वो
ये है कि देखिए, एक इनके साथ जो इनकी बहन थी, वो जब अल नूर कोई होटल है वहां पे फैसलाबाद से, वहां से जब वो निकली हैं तो पुलिस की मोबाइल ने उनको मशकूक हालत में देखते हुए उनको पूछगिछ की, तो पता चला। फिर उसके बाद पुलिस उनको लेके गई, कोर्ट में भी पेश किया। कोर्ट के अंदर उस इनके जो साथ दूसरी बहन थी उनका स्टेटमेंट मौजूद है। देखिए, इस वजह से ये केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट सो सिंपल। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इन बच्चियों के साथ जुल्म नहीं हुआ। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, देखें, उसके ऊपर एक जज साहब का भी मैं नाम बता देती हूँ। कोर्ट के अंदर उन्होंने जाके एक स्टेटमेंट दी है कि मेरे दोस्त हैं, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। शायद वो प्रेशर में थी, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं, एक मिनट मुसर्रत साहिबा, नाउ दिस इज अ वेरी, ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग आपने बात की है। ये जो संगीन इल्जाम है, ये जो बात आपने की है। शाजिया, आप मुसर्रत साहिबा की बात सुन रही होंगी, क्या आप में से एक ने अदालत में जाके ये बात कही है कि आप अपनी मर्जी से गए थे? आपसे शेयर भी कर रही हूँ अभी। जी शाजिया, आप, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है मैम। ये बात मैंने की थी मैम। वी वांट टू गिव देयर जस्टिस। जी, बात तो करने दे मुसर्रत साहिबा। जी बताइए शाजिया। जी, करे मैम, ये बात मैंने की थी और उन्होंने, ये जो मैम मुस्लिम सलमान है, इसने मुझे गन पॉइंट पर मुझे कहा था कि ये अदालत में और थाने में जहाँ भी है ना, यही कहना कि मैं अपनी मर्जी से गई थी। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि आपको धमकाया गया था ये बात करने के लिए? हाँ जी, धमकाया गया था ये बात करने के लिए, आप ये कह रही हैं? हाँ जी मैम। मुसर्रत साहिबा, ये बात जो है ये पहले अहमद जो है अपनी रिपोर्ट में दिखा चुके हैं, उनके वालिद भी कह चुके हैं कि इनका एक इकलौता भाई है और कहा गया था कि अगर ये जाके बयान नहीं देंगे अदालत के अंदर तो भाई को भी फिर जान का खतरा हो सकता है। आई मीन द थिंग इज कि इसके अंदर पुलिस का जो रवैया है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा है। देखिए, दो चीजें मुझे मेरा मौकफ देने दे। बोला मुझे 2 मिनट दे दे, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मतलब ये नहीं है, कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि किसी के ऊपर इल्जाम आ रहा है। अगर एक बच्ची जो कैमरे के अंदर आके बैठी हुई है, यही बच्ची मुझे ये बताओ कि यार, आप यू आर अ लॉयर, जज के सामने कितने गन पॉइंट के ऊपर स्टेटमेंट तो नहीं दी जाती ना। मैंने आपको अभी स्क्रीनशॉट भेजा है, प्लीज आप इस चीज को वेरीफाई करें कि क्या ये हकीकत है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक पिक्चर की एक साइड को देख रही हैं, दूसरी साइड में बहुत ज्यादा अभाम है। उस अभाम को क्लियर करना मेरी, गवर्नमेंट की, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस सारे किस्से के अंदर जो कल्प्रिट्स होंगे उनको सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इस सारे मामले में पुलिस बिल्कुल क्लियर इसलिए है। मुसर्रत साहिबा, कभी जो कानून की तालिबे इल्म हो, मुनीजे, ये बच्ची गलत, देखें मेरी बात सुने, ये निकली है बच्ची, ये वाली, ये जब निकली है नूर होटल से, इससे पूछे कि क्या पुलिस मोबाइल ने खुद नहीं, एवं ही वो रोड पे पुलिस मोबाइल खड़ी थी, उन्होंने इनसे पूछगिछ की, क्योंकि थोड़ा सा मुसर्रत साहिबा, इजाजत दीजिए, मैं भी एक तालिबे इल्म हूँ। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो अंडर एज जिनसी ताल्लुकात हैं वही इलीगल हैं, तो उसके तहत भी एफआईआर बनती थी। क्या वजह कि उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई? आप कंप्लेनेंट के ऊपर तो एफआईआर कर देते हैं सहाफियों के खिलाफ। इतनी बड़ी बात हो गई, आप नहीं समझती एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी? 10 दिन के बाद एफआईआर दर्ज होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत बयानी है, मैं डिसएग्री कर रही हूं। एफआईआर बिल्कुल द मोमेंट इन्होंने मेडिकल प्रोवाइड किया है, और मेडिकल भी कैसे हुआ था वो भी मुझे एक्सप्लेन करने दे। जब इस बीबी को, बच्ची को पुलिस मोबाइल ने पकड़ा, उन्होंने इनसे इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आई उसके बेसिस पे इस बच्ची का मेडिकल हुआ। उसके बाद ये कोर्ट में गई, कोर्ट में जाके ये बयान दे आई है, और वो बयान मैंने आपको भेज दिया है। इसके ऊपर हम नजर रखेंगे। मुसर्रत साहिबा, अहमद, आप कुछ कहना चाहेंगे कंक्लूडिंग रिमार्क्स में? मैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, हम इनको इंसाफ दिलाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि, लेकिन जी अहमद बात करें अपनी, वक्त बहुत कम है इसलिए बात करें अपनी। बिल्कुल जी बिल्कुल मुख्तसर मैं ये कहूंगा कि एक तो उन्होंने 42 डेज के डिले की बात की। वो डिले होने का मतलब ही ये था क्योंकि इन लड़कियों को हरासा किया जा रहा था। उनको कहा गया था कि आपकी वीडियोस हमारे पास हैं, और वो खौफ अभी भी इनके सर पे सवार है। पुलिस अभी तक उनके मोबाइल कॉन्फिस्केट करके नहीं है ना, उन वीडियोस की हकीकत के बारे में पता नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपके सामने तमाम हकायक रखे गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे जो बच्चियां हैं उनको कम अज कम
अपनी बात करने का बगैर खौफ का मौका मिलेगा। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि शायद उनको ना मिल पाए, वो आपकी तरफ देख रही हैं, आपसे प्रोटेक्शन चाहती हैं। उम्मीद करते हैं आप उस पर पूरी उतरेंगी। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक हकमियत देंगे, हक मलकियत दिलवाएंगे, हक रोजगार दिलवाएंगे। कहता है हक मलकियत दूंगा, वो ठुट्टू दूंगा दे देगा, दस्तखत तो मैंने करना है। क्या आप गिलगित बल्तिस्तान की धरती पर बदजुबानों को आने की और डेरा लगाने की इजाजत दोगे? वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के तमाम अहम लीडर इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में पंजा आजमाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो सबसे पहले इंतखाबी मुहिम के लिए पहुंचे। गिलगित बल्तिस्तान से पीपल्स पार्टी तारीखी तौर पर जुड़ी हुई है क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले यहां पर इस्लाहात का आगाज किया था। FCR का खात्मा, फ्यूडरल राज का खात्मा। बेनजीर भुट्टो ने 1994 में जमाती इंतखाबात पहली दफा करवाए थे। 2009 में पीपल्स पार्टी ने मजीद इस्लाहात मुतारिफ कराए। 12 नवंबर 2009 को होने वाले इंतखाबात में वाज़े बरतरी हासिल की। पीपल्स पार्टी ने नाजरीन यहां पे असेंबली जो है वो तो बना ली, लेकिन आज भी वहां के लोग हक के हाकमियत और हक के मलकियत मांगते हैं। नून लीग का दावा है कि जी 70 सालों में सबसे ज्यादा काम हमने किया है, सड़कें बनाई हैं। PTI लोगों से ये कहती हुई नजर आ रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा हम देंगे ताकि वो अपने फैसले खुद कर सके और उनके फैसले इस्लामाबाद से ना हो। अब दिलचस्प बात यह है कि अमूमी तौर पर जिसकी वफाक में हुकूमत होती है वो ही गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाता है। हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में इसरारुद्दीन इसरार से, जो गिलगित बल्तिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक है। इसरार साहब हमें गिलगित से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इसरार साहब, बड़े अरसे के बाद आपने गिलगित के अंदर इस किस्म की सियासी सरगर्मियां देखी हैं, मगर ये बताइए कि जितने भी बड़े लीडर वहां पे आए हैं, क्या वो आपके जो लोकल इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर पाए हैं, आपके जो मसाइल हैं उनको एड्रेस कर पाए हैं? जी मुनीज़े, बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि गिलगित बल्तिस्तान की जो महरूमियां हैं वो बहुत तवील है। 1947 यकम नवंबर को यहाँ के लोगों ने डोगरा सिखों से आज़ादी हासिल की और उसके बाद यहाँ पे उनका ही बनाया गया निज़ाम FCR कायम रहा 1974 तक। और 1974 में FCR का निज़ाम ख़त्म करने के बाद मुतबादिल डेमोक्रेटिक कोई प्रोसेस नहीं लाया गया था, बल्कि ऑर्डर्स के ज़रिए, गवर्नेंस ऑर्डर्स के ज़रिए यहाँ का निज़ाम चलाया जाता रहा। आपने अपने इंट्रो में भी बताया 1994 में फर्स्ट टाइम यहाँ पे पार्टी बेस्ड इलेक्शंस हो गए। उसके बाद इस लिहाज से देखा जाए कि यहाँ पे इस वक्त जो 2020 के इलेक्शंस के लिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ आई हैं और उनके हेड्स आए हैं, तो ये इस हद तक तो बात खुशाइन है। लेकिन वो क्या मैसेज लेके आए हैं फेडरेशन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के लिए, ये अभी तक वाजे नहीं हो रहा है। यहाँ आके भी वो अपनी जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की आपस की जो पॉलिटिक्स है उसमें लगे हुए हैं। उनकी लैंग्वेज से आप अंदाजा करें, आपस में इस तरह की जो अलकाबात एक दूसरों के लिए ये इस्तेमाल करते हैं और वो जो सारी चीजें अमूमन होती हैं वही चीजें हमने यानी आपके गिलगित बल्तिस्तान में आ गई इसरार साहब। मगर आपके जो लोग बिलखसूस क्या चाहते हैं, चूंकि हैरत अंगेज बात है, बड़े बड़े वादे आपसे किए गए कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, मगर हमें ये मालूम पड़ा है और हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन देखी है उसके मुताबिक जो भी गिलगित बल्तिस्तान के आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बनाती है, जब तक फेडरल गवर्नमेंट उसके ऊपर दस्तखत ना करे तो कानून आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली बना ही नहीं सकती आपके लोगों के लिए। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूं। आज 2020 में भी ये जितनी सरगर्मियां हो रही है, हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है, यहाँ पे जो असेंबली के लिए जो इंतखाबात हो रहे हैं, ये सारे एक गवर्नेंस ऑर्डर के तहत हो रहे हैं, ये आईन पाकिस्तान के तहत नहीं हो रहे हैं। हमें इस वक्त जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े एक अहम लीडर हैं, साबिक वजीर आजम है और इस वक्त गिलगित के अंदर मौजूद है। शाहिद खान अब्बासी साहब, आप इसरारुद्दीन साहब की बात सुन रहे
हुए थे जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वाबस्ता है, और वो ये कहते हैं कि मेन स्ट्रीम सियासत जो होती है वही गिलगित बल्तिस्तान में देखने को मिली। बहुत सारी उमंगे हैं वहां की, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसके अंदर सर फहरिस्त बाबा जान है, आज भी वो हिरासत में है। उस हवाले से कोई बात नहीं हुई और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने, आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने भी इसके ऊपर कोई बात नहीं की, हालांकि आपने मिसिंग पर्संस के ऊपर बात की थी बलूचिस्तान के अंदर। ये बिल्कुल मुझे इस मामले के लिए नहीं है, ये आपने बता दिया तो हम पता करके उस पर भी बात कर देंगे। हर इशू पर बात हो सकती है, और लेकिन मसला अब ये है कि यहाँ जो इलेक्शन हो रहा है इसमें फिर वही चीजें नजर आ रही हैं जो पाकिस्तान के इलेक्शन में हुई थी। ये एक बड़ी खतरनाक बात है कि पूरी दुनिया की नजर इस इलेक्शन पर है, हिंदुस्तान इसको एक्सप्लॉइट करेगा, तो हम बदकिस्मती से कुछ सीख नहीं पाते और वही काम करते हैं जो हम हमेशा से करते आए हैं। तो आज वही चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं इस इलेक्शन में भी। जब आपने कहा कि वही चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं, तो जब आपने इल्जामात लगाए कि जी हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे धांधली होने जा रही है, मगर शायद साहब अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री देखें तो जिसने भी सेंटर के अंदर हुकूमत बनाई है उसने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हुकूमत बनाई है, और शायद इसकी वजह यह है कि उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी लेजिस्लेशन पास नहीं कर सकती जब तक फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट उसके ऊपर दस्तखत ना करे। तो आप ये नहीं समझते इट्स अ फोरगॉन कंक्लूजन कि गिलगित बल्तिस्तान में कौन जीतेगा कौन हारेगा, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है लार्जली? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने ये सब खत्म कर दिया था और हम इससे भी आगे बढ़कर जाना चाहते थे, पर वो बदकिस्मती से नहीं हुआ। फेडरल गवर्नमेंट, ये उसका असर होता है अवाम पर भी कि जो फेडरल गवर्नमेंट हो उसका साथ दिया जाए। अब मसला ये है कि ये फेडरल गवर्नमेंट वो फेडरल गवर्नमेंट है जो नाकाम हो चुकी है, जिसने 2.5 साल कोई काम इस इलाके के लिए नहीं किया। तो वो अब सिर्फ धांधली के जरिए, फेडरल गवर्नमेंट धांधली नहीं करती थी यहाँ पर। मैं धांधली की लिस्ट शुरू कर दूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें। यहाँ पर सबसे पहले इलेक्शन से 4 महीने पहले यहाँ की गवर्नमेंट को काम करने से रोक दिया गया। उसके बाद एक इंटरम स्ट्रक्चर बना जिसमें कोई कंसल्टेशन शामिल नहीं थी, और वो इंटरम स्ट्रक्चर बना वो ऐसे लोगों पर बना जो आज यहाँ की सियासत में मुलव्वस हैं और उन्होंने 2-2, 3-3 हल्के पकड़े हुए हैं और उससे असरअंदाज हो रहे हैं। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है जो उसने ज़ाब्ता अखलाक बनाया, उसका कोई पूछने वाला नहीं है कि वो ज़ाब्ता अखलाक की जो बातें थी आज वो ब्लेटेंटली वायलेट हो रही हैं। यहाँ पर वफाकी वजीर आ रहे हैं, वो ओपनली जलसे करते हैं, वो यहाँ पर वादे करते हैं। मैंने उस दिन गिना तो जो हमारे लर्नेड मिनिस्टर हैं कश्मीर अफेयर्स के, वो इस वक्त 200 अरब रुपए से ज्यादा के वादे गिलगित बल्तिस्तान में कर चुके हैं। 2.5 साल उनको गिलगित बल्तिस्तान आना नसीब नहीं हुआ, ना ही उन्होंने कोई काम किया यहाँ पर, लेकिन आज वो हर जगह जाते हैं और कहते हैं कि ये स्कीमें लो, ये पैसे लो और वोट दो। ये इशू हो गया। फिर जो यहाँ पर जो इंतजामिया है वो मुकम्मल तौर पर वोटरों को तोड़ने, जोड़ने, इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं वो लोगों को इधर उधर करने में, हमारे 6 जो मिनिस्टर और स्पीकर थे उनको तोड़कर दूसरी तरफ ले जाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने अपना वक्त दिया। इसरार साहब, आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि आप ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, आप इलेक्शन ऑब्जर्व भी करते रहे हैं। जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब बात कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि जी प्री पोल रिगिंग हो चुकी है गिलगित बल्तिस्तान के इस इंतखाबात में, आप क्या कहेंगे? देखें, माजी में भी हमने इलेक्शंस यहाँ पे मॉनिटर किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं और इस दफ़ा भी हम कर रहे हैं। ये इल्ज़ामात तो माजी में भी लगते रहे हैं, इस वक्त भी बिल्कुल ये बात वाज़े तौर पे नज़र आ रही है कि 2017 के एक्ट के अंदर ये बात मौजूद है कि कोई भी मिनिस्टर, कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो कैंपेन नहीं चला सकता। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं और इस हवाले से यहाँ की जो चीफ कोर्ट है उसने ये अहकाम जारी किए थे कि यहाँ पे जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो यहाँ पे कैंपेन चला रहे हैं वो वापस चले जाए, दूसरे सूबों में चले जाए। तो लेकिन यहाँ पे जो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है हमारी, जो एक तरह से ये समझ लीजिएगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसने उस ऑर्डर को खत्म किया, चीफ कोर्ट के ऑर्डर को, और दोबारा से जो है अलग किया खबरों में पढ़ा। तो इसरार साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी। अब जब लोग निकलेंगे 12 नवंबर को वोट देने के लिए,
तो उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, वो कैसा एक इशू है जिसके ऊपर वो वोट देंगे? हमारी नौजवान नस्ल को शनाख्त चाहिए। हम राइट टू रिप्रेजेंटेशन से गिलगित बल्तिस्तान महरूम है। आज का नौजवान ये कहता है कि मरियम नवाज साहिबा अगर प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देखती है, बिलावल साहिब अगर प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देखता है, तो गिलगित बल्तिस्तान का एक नौजवान प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब क्यों नहीं देख सकता? ये सिस्टम इसको रोकता है क्योंकि हम नेशनल असेंबली में गिलगित बल्तिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आज का नौजवान अपनी शनाख्त मांगता है। आप पाकिस्तान के अंदर जम होना चाहते हैं, प्रोविंशियल स्टेटस चाहते हैं, जिसका वादा पाकिस्तान तहरीके बिल्कुल यहाँ इंसाफ ने किया है। दो सूरतें हैं, या तो आईन पाकिस्तान में शामिल किया जाए या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपना आइन बनाने की इजाजत दी जाए, उसके अलावा तो नहीं हो सकता। आप बहुत बहुत शुक्रिया इसरार साहब, आपने हमें गिलगित बल्तिस्तान से ज्वाइन किया। और नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये चाहते हैं, जिस तरह के इसरार साहब ने बताया कि वो अपने हकूक चाहते हैं और उनके नौजवान चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जम हो जाएं, और अगर जम नहीं होते तो फिर गिलगित बल्तिस्तान को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इजाजत दी जाए। मुनीज़ा जहांगीर को आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।